हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालिनी के बेटे अमित की शादी एक खुशी नाम की लड़की से हो जाती है और वो बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। मालिनी अपनी बीमार बहू की हालत से अनजान अपनी पड़ोस की सभी औरतों को उसकी पहली रसोई की रस्म में बुला लेती है और ये बात बताने के लिए वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से सो रही है। तभी वो कहती है, बहू क्या हुआ तुझे? तू अभी तक सो क्यों रही है? मैंने तो सोचा कि तू अभी तक तैयार हो गई होगी। तुझे पता नहीं है कि आज तेरी पहली रसोई है? माँ जी, मुझे पता है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत फीवर है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो मैं खाना कैसे बनाती? अगर ऐसी बात थी बहू तो मुझे पहले बता देती, क्योंकि अब तो मैंने अपनी पड़ोस की सभी औरतों को पहली रसोई के लिए बुला लिया है। अगर तूने अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी नहीं की तो सभी औरतें मुझ पर बहुत हंसेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने दवाई खा ली है। मेरे आराम होते ही मैं तैयार होकर नीचे आ जाऊंगी और पहली रसोई की रस्म पूरी कर लूंगी। पक्का ना बहू? तू मेरी बेइज्जती तो नहीं करवाएगी? अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। हाँ माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरी करने की। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। तब तक मैं घर का और काम कर लेती हूँ और तू तब तक आराम कर ले। थोड़ी देर बाद आ जाइयो। मालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद खुशी जैसे तैसे तैयार होकर नीचे आती है और अपनी पहली रसोई पकाने के लिए रसोई में जाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की सभी औरतें मालिनी के घर आकर हॉल में बैठकर उससे बातें करने लगती हैं। तभी अचानक उन्हें रसोई में कुछ खिलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सभी औरतें मालिनी के साथ रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि खुशी खून से लथपथ अपने पैरों को पकड़े हुए जमीन पर बैठी रो रही होती है और सारे बर्तन रसोई में फैले होते हैं, जिसे देखकर एक औरत कहती है, हाय दैया, ये क्या हो गया मालिनी तेरी बहू को? कितनी चोट आई है, उसके पैरों में से कितना खून निकल रहा है और एक तू है कि खड़ी खड़ी आराम से देख रही है। बहू, ये कैसे हो गया? तू ठीक तो है ना? आंटी जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अचानक से चक्कर आ गया और मैं बर्तनों समेत नीचे गिर गई। बहू, वो तो तेरी शक्ल ही बता रही है कि तू ठीक नहीं है। और अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तुझे अपनी पहली रसोई करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन बाद कर लेती। अब तो तुझे पूरी जिंदगी यहीं रहना है। मालिनी, तूने भी अपनी बहू को मना नहीं किया? अब मैं क्या बोलूं? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही अपनी बहू को पहली रसोई बनाने के लिए जोर दिया था। मुझे लगा ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी हालत तो सच में बहुत खराब हो गई। मैंने सोचा तुम लोग मुझ पे हंसोगे, इसलिए मैंने ये सब किया। हद है तुम्हारी मालिनी बहन, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब बीमारी भी किसी को बताकर थोड़ी ना आती है। और कौन सा हम भागे जा रहे हैं? अब जरा देख उसकी तरफ। एक तो पहले उसकी तबीयत खराब थी, अब उसके पैरों में चोट लग गई। आखिर में भी तेरी बीमार बहू की पहली रसोई की रस्म अधूरी ही रह गई ना। तू सही कह रही है, मैं इस बात को नहीं समझ पाई। ये सब मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए अपनी बहू की परेशानी को। अच्छा ठीक है, बाद में अफसोस कर लेना। पहले मेरी मदद करवाओ बहू को कमरे में ले जाने में, वहीं इसकी पट्टी करनी पड़ेगी। हाय, बहुत खून निकल रहा है पैरों से। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मालिनी अपनी बहू के पास जाती है और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा देते हुए उसे कमरे में ले जाती है और उसके पैरों की चोट की पट्टी करके दवाई पानी खिलाकर आराम से लेटा देती है। तभी उसकी पड़ोस की औरतें कहती हैं, अच्छा मालिनी बहन, हम चलते हैं। तुम अपनी बहू का ख्याल रखो। कितने प्यार से मैंने तुम लोगों को अपनी बहू की पहली रसोई में बुलाया था और तुम्हें बिना खिलाए पिलाए ही भेज रही हूँ। पता नहीं कैसे बहू की इतनी तबीयत खराब हो गई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो चलता रहता है। तुम बस अपनी बहू का ख्याल रखो। नई नई शादी हुई है और तुम तो जानती हो शादी में कितने काम होते हैं, कितनी रस्में होती हैं। उसी में हो गई होगी तबीयत खराब। ठीक हो जाएगी बहू, तब कर लेना अपनी बीमार बहू की पहली रसोई। कुछ देर बाद पड़ोस की सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं और मालिनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी शाम के समय उसका बेटा अमित ऑफिस से घर आता है
और अपनी माँ को रसोई में काम करते हुए देखकर कहता है। माँ, आप काम क्यों कर रही हो? खुशी कहाँ है? अब क्या बहू के आने के बाद भी आपको ही काम करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बहू आई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन उसे चक्कर आ गए और उसके पैरों में चोट भी लग गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। माँ, जब से वो शादी करके आई है तब से उसकी तबीयत ही खराब है। ऐसी कौन सी तबीयत खराब है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? मुझे तो लगता है कि वो नाटक कर रही है कि काम ना करना पड़े। बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो मेरी सारी बातें सुनती है। मेरे ही कहने पर वो रसोई में आई थी, लेकिन जब वो अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी ही नहीं कर पाई तो वो आगे खाना कैसे बनाती? अब भगवान ही जाने कि मेरी बीमार बहू की पहली रसोई कब पूरी होगी। मुझे क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन आज आप ही सर पर बिठा रही हैं और आगे आप ही परेशान होंगी, देख लेना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ खुशी की तबीयत और खराब होने लगती है। बहुत दवाइयाँ करवाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक ही नहीं होती। खुशी जब भी अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने की सोचती, वो हर बार असफल हो जाया करती। ऐसे ही एक रोज अपने पति के बार बार कहने पर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए वो रसोई में जाती है और हलवा बनाना शुरू करती है। हलवे की महक से खुशी का जी अचानक ही मचलने लगता है और वो रसोई में ही उल्टियाँ कर देती है। तभी उसका पति और सास भी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर अमित कहता है, यार तुमने ये क्या किया? रसोई में ही उल्टियाँ कर दी। अब तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कुछ भी मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। बहू, तुझे रसोई में आने के लिए किसने कहा था? पूरी रसोई गंदी कर दी। अब मुझे कितनी सफाई करनी पड़ेगी। मेरा काम कम नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ा तो मत। माँ जी, मुझे आज थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लूं, लेकिन हलवे की महक से मुझे उल्टियाँ हो गई। बहू, हमने तेरा बहुत इलाज करवा लिया पर कुछ पता ही नहीं चलता है और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं बस इतना कहूँगी कि कुछ इंसान अपने आप से भी बीमार होता है। अगर तू हमेशा यही सोचेगी कि तू बीमार है तो तू हमेशा बीमार ही रहेगी, और अगर अपने आप को फिट समझेगी तो फिट रहेगी। आप सही कह रही हैं माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज को। आप जाइए, मैं सारी सफाई कर लूंगी। आपको सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी की बात सुनकर अमित और मालिनी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद खुशी रसोई को अच्छी तरह साफ करके नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। नहाते ही खुशी को फिर से फीवर हो जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रजाई ओढ़कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मालिनी खुशी के लिए गर्म दूध लेकर आती है और उसे जगाने के लिए उसके सर पर हाथ रखती है, तो उसे महसूस होता है कि खुशी को बहुत तेज बुखार है। तभी वो रसोई में जाती है और बर्फ का पानी लाकर उसके माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। तभी खुशी अपनी आंखें खोलकर कहती है, माँ जी, आप रहने दीजिए, मैंने दवाई खा ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं बहू, मुझे माफ कर। मैंने तेरी परेशानी को नहीं समझा। कोई खुद से बीमार नहीं होना चाहता है, इसीलिए अब मैं सारे काम छोड़कर सिर्फ तेरा ही ख्याल रखूंगी ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए और मैं तुझसे अपनी सेवा करवा सकूं। अच्छा, तो आप इसीलिए मेरा ख्याल रखेंगी माँ जी। वैसे भी अगर आप मेरा ख्याल नहीं भी रखती तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूं। ठीक है, लेकिन अब बातें बंद और आराम से सो जा। मैंने ठंडे पानी की पट्टियां रख दी हैं, तो थोड़ी देर में तेरा बुखार उतर जाएगा। थोड़ी देर बाद मालिनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ मालिनी खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे उसकी तबीयत में काफी सुधार होने लगता है। तभी एक रोज मालिनी अपने कमरे में सो रही होती है कि उसे खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू ने अपनी पहली रसोई का सारा खाना बना लिया होता है, जिस पर वो अपनी बहू से कहती है, ये क्या बहू, आज तो चमत्कार हो गया। ये सारा खाना तूने बनाया है, वो भी बिना किसी परेशानी के। हाँ माँ जी, ये सब खाना मैंने बनाया है। चलो अच्छा है, आखिरकार मेरी बीमार बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी तो हो गई। काव्या एक बहुत ही ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। वो अपने माता राधा और पिता गौरव के साथ एक बड़े से बंगलों में रहा करती थी। काव्या के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और काव्या उनकी इकलौती संतान थी।
जिसके कारण उसकी परवरिश बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से हुई थी। लेकिन काव्या की हाइट छोटी होने की वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही जब काव्या पहले दिन अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर उसे रिया नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसे देखकर कहती है, अरे अरे, ये बच्चों का स्कूल नहीं है बेटा, जाओ घर जाकर मम्मी को बोलो कि स्कूल छोड़ के आए। ओ हेलो, मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि नई आई हूँ इस कॉलेज में, समझी? इतना कहकर काव्या वहाँ से घर आ जाती है। वो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, पर कभी कभी सोचकर उदास भी हो जाती है कि हर कोई उसका मजाक बनाता है। ऐसे ही एक दिन काव्या शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है, जहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पसंद आती है और वो कहती है, वाओ, कितनी प्यारी ड्रेस है, ये ड्रेस तो मैं जरूर लूंगी। ये देखकर काव्या के पास खड़ा सेल्समैन उससे बोलता है, अरे मैडम, ये आपकी साइज की नहीं है, ये गर्ल सेक्शन है। आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ, वहाँ पर आपको किड सेक्शन मिलेगा, वहाँ से लेना अपने कपड़े। ओ जस्ट शट अप, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या लेना है और कहाँ से लेना है, समझे तुम? अपनी ये बकवास कहीं और जाके करो। अभी अपने पापा को कॉल करके ना तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूंगी। जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है? अरे बच्चे, गुस्सा नहीं करते। अच्छा देखो, किड सेक्शन के साथ किड शू सेक्शन भी है, वहाँ जाके अपने लिए हील्स वाले जूते ले लो जिसमें लाइट जले, ताकि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए और लाइट भी जले। शट अप, गेट लॉस्ट। सेल्समैन द्वारा मजाक बनाने पर गुस्सा होकर काव्या वहाँ से घर लौट जाती है, जहाँ वो उदास होकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, हर जगह मेरे बोने होने का कितना मजाक उड़ाते हैं। 4 लोगों में चली जाओ, बस उड़ गई खिल्ली मेरी तो। हालांकि मैं उनको जवाब तो दे देती हूँ, पर बुरा तो लगता है ना मुझे भी। फिर भी क्या काव्या, देख बेटा, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बोलना और दूसरों पर हंसना। राधा काव्या को समझा तो देती है, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी बेटी की छोटी हाइट को लेकर काफी ज्यादा तनाव में रहती है, जिसके चलते वो अपने पति से एक दिन बोलती है, अजी सुनिए, आप देख ही रहे हैं काव्या अब बड़ी हो चुकी है। हाइट में ना सही पर उम्र में तो हो ही गई है। उसकी शादी की चिंता रहती है मुझे। पता नहीं कौन करेगा उससे शादी। हाँ, सोचता तो मैं भी हूँ कि कैसे होगा सब, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे चाहे जो भी करना पड़े, कितना ही पैसा क्यों ना देना पड़े, लड़के की फैमिली को मैं माला माल कर दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बढ़िया घर में करा कर ही रहूंगा। काव्या अपने माता पिता की बातें सुन लेती है और बहुत उदास हो जाती है। लोगों के ऐसे ही नेचर की वजह से वो सभी के साथ रूड बिहेव किया करती थी। इसी तरह गुस्से में एक दिन वो पास के ही रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां उसके पास खड़ा वेटर उसे आवाज दे रहा होता है, लेकिन वो उसे अनसुनी करके अपनी किसी टेंशन में खोई रहती है। तभी वेटर बोलता है, मैम अपना ऑर्डर दीजिए प्लीज। हेलो मैम, अरे अपना ऑर्डर दीजिए। हे भगवान, अब मेरी क्या गलती है? अगर मेरी हाइट इतनी छोटी है तो मैंने थोड़ी ना बनाया है खुद को। लगता है ये लड़की अपने घर से भाग कर आई है। चुप रहो, तुम्हें मैं बच्ची नजर आ रही हूँ? ये सब कुछ एक प्रेम नाम का लड़का देख रहा होता है, जो बगल की ही टेबल पर बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठकर काव्या के पास खड़े वेटर से कहता है, सुनो, मैडम के लिए पहले पानी ले आओ, जाओ। काव्या ये सब देखते हुए बोलती है, अरे तुम कौन हो और मेरी तरफ से ऑर्डर क्यों दिया? अरे मैडम, पहले ये बताइए, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ठीक है, बैठो। थैंक यू मैम। अब सुनिए, मैं देख रहा था कि आप काफी देर से कुछ सोच रही हैं और वेटर सर पर खड़ा होकर बोले जा रहा था कि तभी आप उस पर चिल्ला दी, तो इसलिए सिर्फ इंसानियत के नाते सोचा कि पूछ लूं कि मैडम आखिर किस बात की चिंता है आपको। कहीं ये भी मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे? जी नहीं, आपको कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो पानी का बिल है ना, उसे मैं पे कर देती हूँ और अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं और एक दिन काव्या के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से था। वो अपनी माँ सीता के साथ काव्या को देखने के लिए उनके घर आता है। लड़के और उसकी माँ का स्वागत करते हुए राधा उनसे बोलती है, आइए आइए बहन जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं बहन जी, कैसी दिक्कत?
भला इतना बड़ा बंगला ढूंढने में कैसी दिक्कत? जी बहुत अच्छी बात है। और ये घर, पैसा, बंगला जी सब हमारी बेटी का ही है। आखिर एक लौती बेटी है हमारी। तभी वहाँ पर काव्या आती है और जैसे ही वो लड़के को देखती है तो बोलती है, तुम तो वही हो ना, रेस्टोरेंट वाले? काव्या को देखने आया लड़का प्रेम वही लड़का होता है जो पहले उसे रेस्टोरेंट में मिला था। इसके बाद काव्या उस दिन की सारी बातें सबको बताती है। ये सब सुनकर प्रेम की माँ सीता उनसे कहती है, अरे वाह, ये तो और ही अच्छी बात है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब तो रिश्ता पक्का ही समझो। नहीं माँ, ऐसे कैसे पक्का? और क्या पहले से जानते हैं? अरे मेरी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई। और इसकी हाइट देखी है, मैं इतना लंबा और ये नाटी। नहीं नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। ओहो, तो इसका मतलब है कि उस दिन मैंने तुम्हें सही जज किया था एकदम। तुम भी बाकियों की तरह ही हो। अरे हाँ हाँ, इंसानियत के नाते आया था, लेकिन इंसानियत के नाते अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करूँगा तुम जैसी बोनी से शादी करके। प्रेम के ऐसे बिहेवियर से रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। पर सीता अपने लालच के कारण उनको शादी के लिए मना लेती है और दूसरी तरफ काव्या के माता पिता भी उसको मना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। एक दिन प्रेम अपने ऑफिस से आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, उस बोनी को बोल दो कि कल मेरे ऑफिस में पार्टी है और बॉस ने बोला है कि सब अपनी वाइफ के साथ आएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, उस बोनी को बोल देना कि सही से तैयार हो जाए। अरे बेटा, अब बस भी कर, क्यों इतना चिढ़ा रहता है उस पे? अरे अब वो तेरी बीवी है, समझा? और मैं उसको बोल दूंगी। अगले दिन प्रेम काव्या के साथ अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उन दोनों को देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से प्रेम का एक ऑफिस का कलीग जय उससे बोलता है, अरे प्रेम भाई, तुमने तो कहा था कि अभी तुम्हारी शादी हुई है और इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। अरे चलो कोई नहीं, बीवी और बच्चा दोनों एक साथ ही मिल गए। अपना मजाक बनता देखकर प्रेम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है, लेकिन ऑफिस के बाहर जाते ही अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसे बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया जाता है। प्रेम की इस हालत में काव्या उसकी पूरे दिल से सेवा करती है और ये सब देखकर प्रेम काव्या से बोलता है, काव्या, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी देखभाल कर रही हो, जबकि तुम अपने घर जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती प्रेम जी। और अब मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जैसी भी हूँ आपके हर सुख दुख में साथ रहूंगी। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं तुम्हारी कमी को देखता रहा, लेकिन कभी भी तुम्हारे दिल को नहीं देख पाया। सारी बातें उसकी सास सुन रही होती है और उसे भी समझ आ जाता है कि वो लालच के चलते ही काव्या को अपनी बहू बनाकर यहाँ लाई थी, पर असली दौलत तो उसकी बहू ही थी। और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे तेरे पैसों के खातिर इस घर की बहू बनाकर लाई थी, जिस कारण मैं तुझे कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं रोकती थी। और मेरे बेटे ने तुझे इतनी कड़वी बात बोली और मैंने उसे कभी नहीं रोका। बहू मुझे माफ कर दे बेटा। इस सब के बाद प्रेम कभी भी काव्या की छोटी हाइट को लेकर उसका अपमान नहीं करता और उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करती है, जिसके बाद काव्या और प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।